हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लास 12th और बायोलॉजी की क्लास है। हमारा लेक्चर फर्स्ट है और हम लोग इस पे आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए आपके पास लगभग 55 दिन बचे हुए हैं आज से। अगर आज की बात किया जाए तो 55 डेज़ बचे हुए हैं। इसी में हम लोगों को बोर्ड की तैयारी करनी है। तो हम लोग अब डेली इस पे लेक्चर पे बात करेंगे। एक दिन हम लोग क्लास करेंगे और एक दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे 12th क्लास अब आज से हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब डेली करके इसमें आपको तैयारी करनी है। इसी आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करनी है और रिवीजन करना है। तो वो आपको तैयार करते चलना है। एक छोटी सी कॉपी बनानी है जिसमें सारे शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं, जिसमें आपके जो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये सारे इसके साथ में तैयार करते चलूंगा। फिर उसके साथ हम लोग दीर्घ उत्तरी को भी कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमको तैयारी करनी है ताकि हम लोग का बोर्ड में जो नंबर है वो लगभग 70 में 70 अब बिल्कुल आ सकते हैं। 50 दिन बहुत होते हैं। थोड़ा सा भी आप प्रिपेयर होंगे तो आराम से हम लोग लगभग 25 दिन के अंतराल में पूरी बायो रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। लगभग 25 से 30 दिन का हमारा सिलेबस रहेगा, मैक्सिमम 30 दिन। 30 दिन के अंतराल में हम लोग पूरी बायो खत्म करेंगे। तो पहला चैप्टर से हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करें। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, वहीं से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना। ये पहला लेक्चर है। अब आज हम लोग बात करने वाले 12th की बायो में पहला लेक्चर। जैसे आपको पता है पहला पार्ट हमारा जो पहला चैप्टर उसको बोलते हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात किया जाए तो देखो इसका सिंपल मतलब ये है सेक्सुअल। सेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं लैंगिक, रिप्रोडक्शन मतलब हो गया जनन। इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब पुष्पी पादप या पुष्प। पुष्पी पादप मतलब ऐसे पादप जो पुष्प को धारण करते हैं। तो यहीं से पहला प्रश्न आपका यूपी बोर्ड का बनता है। देखो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, सब बेसिक्स एकदम पॉइंट वाइज नोट करते चले। पहला जैसे यहाँ पे टर्म आया पुष्पी पादप, क्या है आपके पास? पुष्पी पादप। तो पुष्पी पादप को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं भाई? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स इसको बोलते हैं। अब देखो इसको समझिएगा। पुष्पी पादप का मतलब होता है ऐसे कोई भी प्लांट हो जिनमें फ्लावर हो, मतलब फ्लावर जरूर हुए, मतलब कभी ना कभी उसमें फूल जरूर आते हैं। तो अगर फूल आ रहा है किसी भी अवस्था में, उसमें पुष्प आ रहे हैं, जिन भी प्लांट्स में, जिन भी पादप में किसी भी अवस्था का मतलब किसी भी अवस्था में अगर प्लांट आ रहे हैं, मतलब किसी का मतलब अवस्था का मतलब यहाँ एज से है बेटा, ध्यान रखिए। किसी भी एज, उसके पूरे जीवन काल में, उसका पूरे उस प्लांट के पूरे जीवन काल में कभी भी अगर पुष्प धारण करता हो, किसको धारण करता है? पुष्प को धारण करता है, तो ऐसे पादप को हम लोग बोलते हैं, पुष्प को धारण करता है तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं पुष्पी प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा? पुष्पी प्लांट या पुष्पी पादप बोलते हैं। ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। अपने जीवन काल में कभी भी अगर पुष्प को धारण करता है तो इसे पुष्पी पादप। और इन्हीं प्लांट्स को ध्यान रखिएगा, इन्हीं प्लांट्स को जिनमें पुष्प आते हैं, पुष्प धारण होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एंजियो, इंग्लिश में स्पर्मिक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हम लोग बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। या इसी को आप लोग लिखते हो आवृत बीजी। क्या बोलते हैं बेटा? आवृत बीजी पादप बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी प्लांट, और इस बार मतलब इसके मतलब लास्ट ईयर में एक प्रश्न आया था, यूपी बोर्ड का ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आया था कि पुष्पी पादप या पुष्प को धारण करने वाले पादप को क्या कहा जाता? ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन में दिया था एंजियोस्पर्म, एक में क्या दिया था बेटा? एंजियोस्पर्म। अब देखो समझना, या तो एंजियोस्पर्म बोलेगे तो आवृतबीजी। अब ऑप्शन एंजियोस्पर्म इंग्लिश शब्द है, लेकिन उसे ऑप्शन जानते हो कैसे बना? उसने लिख दिया एंजियोस्पर्म। तो दूसरा क्या लिख दिया बेटा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में लिखने लगा है। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इस चीज पे आप बहुत गौर करिएगा। इससे एक्चुअल में बच्चा क्या करता है यूपी बोर्ड का, इंग्लिश से बचने के लिए वो अक्सर हिंदी वाले शब्द याद कर लेता है, इंग्लिश शब्द को छोड़ देता है। और ऑप्शन में उसने एंजियोस्पर्म हिंदी में लिख के ऑप्शन बनाया। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तीसरा दे रखा था टेरिडोफाइटा, और चौथा ऑप्शन उसने बना रखा था ब्रायोफाइटा। तो देखो बताओ, आपको खुद पता चल गया होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? एंजियोस्पर्म। तो ये ध्यान रखिएगा, पुष्प को धारण करने वाले
पुष्प को धारण करने वाले कोई भी पादप जिनमें पुष्प आया ये फिक्स है एंजियोस्पर्म है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये इस शब्द का मतलब सिखाया कि जिस भी पादप में किसी भी उसके जीवन काल की किसी भी अवस्था में यदि पुष्प आ जाता है तो इसका मतलब उन्हें पुष्पी पादप या एंजियोस्पर्मिक या आवृतबीजी, और मैंने आपको बताया कि हिंदी में भी एंजियोस्पर्म लिख के आता है तो वो आपको पहले बता दिया। तो एक पॉइंट हम यहाँ से नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि सभी पुष्पी पादप जितने भी पुष्पी पादप है सभी पुष्पी पादप क्या कहलाते हैं बेटा? आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। सभी पुष्पी पादप आवृतबीजी पादप कहलाते हैं, ये एकदम सत्य है। दूसरा पॉइंट, अगर कभी आपसे ये एकदम 100% सही है, लेकिन अगर कभी आ जाए कि सभी आवृतबीजी पादप पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट ये 100% ट्रुथ नहीं है। क्यों? एक दो ऐसे आवृतबीजी पादप हैं जो बहुत प्रिमिटिव हैं, बहुत ही ये कह सकते हैं पुराने हैं, या विकास के दौरान में ऐसे थे कि जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बन रहे थे तो उस विकास के दौरान में वो पीछे रह गए जिनमें आप ध्यान के बाकी सारे लक्षण हैं आवृतबीजी के, लेकिन उनमें पुष्प कई बार नहीं आते। तो एक दो पादप ऐसे हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में आवृतबीजी तो हैं लेकिन पुष्पी नहीं है। तो ये कहना 100% ट्रुथ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल पे, बोर्ड लेवल पे हमेशा यही प्रश्न आता है कि सभी पुष्पी पादप क्या होते हैं बेटा? तो सीधे आंसर देना आवृतबीजी पादप होते हैं। जिनमें फूल देख लो आप अपने आसपास जितने भी पादप देखो जिनमें भी पुष्प आ रहे हैं तो सबके सब क्या होंगे? आवृतबीजी होंगे। तो पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा है। हम लोग दूसरे पेज में चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे पेज की ओर चल रहे हैं। पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले पॉइंट मैंने आपको पूरा समझा दिया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बात कर रहे हैं, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन बात चल रही है, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन से बात पहले चल रही बात किसकी? पुष्पी पादप की। तो मैंने पुष्पी पादप को पूरा आपको क्लियर किया। अब मैं क्लियर करने जाने वाला हूं लैंगिक जनन को। तो पुष्पी पादप मैंने ये क्लियर किया कि आपके आसपास जितने भी पादप दिख रहे हैं, जैसे गुलाब फूल आता है, गुलाब का फूल आप जैसे आम देखते हो, आम में फूल आता है, जिसे आप लोकल भाषा में बौर बोलते हो, जो व्हाइट कलर की रहती है, वो बेटा वो फूल ही है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पादप हैं जिनमें भी आपको फूल दिखाई पड़े तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर आपको फूल दिखाई पड़ रहा है तो इसका 100% वो आवृतबीजी होगा। फिर एक चीज मैंने आपको मेंशन कर दी कि बेटा आवृतबीजी पादप को इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और आजकल बोर्ड में ये ऐसे भी होता है कि एंजियोस्पर्म को हिंदी में एंजियोस्पर्म लिख कर देता है, कई बार आवृतबीजी नहीं लिखता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि आवृतबीजी के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा कि आवृतबीजी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो एंजियोस्पर्म लिखा होगा। एंजियोस्पर्म इंग्लिश शब्द है लेकिन बोर्ड में ऑप्शन इसे इस इंग्लिश शब्द को हिंदी शब्द में लिख के देता, पहले से बता दिया। ये दो पॉइंट क्लियर कर दिया कि दुनिया में कहीं भी अगर फूल दिख गया किसी पौधे में तो 100% आवृतबीजी पादप होगा। एक दो अपवाद हैं, इस कारण से हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी आवृतबीजी पादप पुष्पी पादप होते हैं, लेकिन हम इसको 100% कहते हैं कि सभी पुष्पी पादप आवृतबीजी पादप होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा थोड़ा सा कम सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट 100% ट्रूथ है। ये पहले पॉइंट हमारी हो गए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट पुष्पी पादप क्या होते हैं वह मैंने आपको डिफाइन कर दिया। दुनिया में और जितनी भी कैटेगरी है पादप की, जैसे शैवाल ले लो आप, ब्रायोफाइटा ले लो, टेरिडोफाइटा ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो, अनावृतबीजी से आप बोलते हैं। जैसे आप साइकस होता है, पाइनस हो गया, अक्सर आप देखते होंगे जो बड़े बड़े आप कभी कार्यालय, सरकारी कार्यालय में जाओ तो देखते होंगे कि उसमें जो प्लांट रहते हैं, जो बहुत लंबे से प्लांट रहते हैं, व्हाइट कलर के बहुत लंबे से प्लांट रहते हैं, ठीक है, और ऊपर पत्तियां लगी रहती हैं, बीच में कुछ रहता नहीं, एकदम सीधे, ठीक है ना। तो वो सब प्लांट आप देखिएगा जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारी पुष्पी पादप की, ठीक है ना। पुष्पी पादप का पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा इसमें हिस्सा बचा लैंगिक जनन, तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो ये आओ हम लोग पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। तो पुष्पी पादप हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा जो हो गया, दूसरा पॉइंट की बात चलो जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन।
अब बेटा देखो इसको समझो, लैंगिक जरण क्या है, बहुत बेसिक सी चीजें बात करेंगे। लैंगिक जरण को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये है क्या? देखो इसमें मेन पॉइंट समझिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जब भी पहला दो भिन्न लिंग वाले जीव, दो भिन्न लिंग वाले जीव का मतलब बेटा एक इसमें नर होगा, दूसरे इसमें क्या होगी? मादा। ठीक, दो भिन्न लिंग वाले जीवों के बीच में जब भी कभी जनन होता है तो ऐसे जीवों को सामान्यतः, ऐसे जीवों के बीच में होने वाले जनन को सामान्यतः लैंगिक जनन कहा जाता है, जिसमें एक नर होगा एक मादा होगी। तो नर और मादा, अब नर और मादा कैसे हमको पता भाई? नर में जो जननांग क्या होते हैं बेटा? जननांग। जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन्स। तो जो नर और मादा होंगे उनमें जो जननांग होते हैं, नर और मादा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। भाई जो नर में होगा उसे नर जननांग बोला जाएगा, जो मादा में होगा उसे क्या बोला जाएगा बेटा? मादा जननांग बोला जाएगा। ठीक है ना, उसे मादा जननांग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? नर जननांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नर जननांग। तो नर और मादा जननांग को धारण करने वाले प्लांट के मध्य जब जनन होता है तो इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। अब इसमें बड़ी विडंबना है, थोड़ा समझिएगा। सामान्यतः इस संसार में बेटा देखो, अब जनन, जो लैंगिक जनन है ये पादपों में भी बेटा होता है और साथ ही साथ किसमें होगा? पादपों में होगा, साथ ही साथ जंतुओं में भी होता है। अब समझिएगा यहां बात बेटा, पादपों में सामान्यतः जितने भी पादप होते हैं वो सामान्यतः बेटा द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है बेटा ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट के अंदर एक ही प्लांट, ठीक है ना, एक ही प्लांट के अंदर नर भाग भी पाया जाएगा, नर जननांग भी पाए जाएंगे और वहां पर मादा भाग, मादा जननांग भी पाए जाएंगे एक ही प्लांट के अंदर। यदि देखो समझना, लैंगिक जनन का मतलब हो गया नर और मादा के मध्य होने वाले जनन को, ठीक है, नर और मादा के मध्य होने वाले जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो भिन्न लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। नर जननांग से नर युग्मक बनते हैं। नर जननांग से कौन सा युग्मक बनता है बेटा? नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है। मादा जननांग से बेटा मादा युग्मक बनता है। क्या बनता है बेटा? कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स बस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करूंगा, पूरा आपको रिवीजन कराऊंगा और पूरा याद भी आपको कराऊंगा। और सारे प्रश्न देखना आप सॉल्व होते चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ शॉर्ट नोट तैयार करनी बस। तो जैसे मैंने ऐसे ही बिल्कुल एकदम, ये इसे बोलते हैं हम लोग एक तरह से रेखा चित्रण। तो इसी प्रकार हम ब्रीफ में मतलब समरी टाइप में पूरा एक रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर को तैयार करेंगे। 30 दिन का टारगेट रखना है और कोशिश करना है कि 30 दिन में धीरे धीरे पूरा हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिवाइज कराऊंगा, आप मेहनत करिए। मुश्किल से एक दिन में 4-4-5, देखो टोटल 10 चैप्टर हैं। एक दिन में हम लोग अगर 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हमको 50 दिन लग सकता है। लेकिन अगर हम 4 दिन का टारगेट बनाएंगे तो 4 धाम 40, तो उसको भी खींच कर मतलब संडे को अन्य समय पर हम लोग थोड़ा सा क्लास बड़ी रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग 3 से 4 दिन में एक चैप्टर लिए, कुछ चैप्टर बड़े हैं कुछ छोटे हैं तो ज़्यादा समय लेंगे, कुछ में छोटे हैं, तो टारगेट 4 दिन का, मैक्सिमम 4 दिन का, मिनिमम 3 दिन का टारगेट बना के चलना है ताकि हमारा सिलेबस आराम से खत्म हो जाए। और फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आराम से 2 बार रिवाइज कर लिए, पूरा सॉल्व हो जाएगा, हो गया आपका काम, फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं प्रयास ऐसे करूँगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको सिंसियर होकर पढ़िएगा। ऐसे करते हैं डेली लेक्चर को, आपको डेली आपको 7 बजे तक लेक्चर मिल जाएंगे मेरे, डेली बायो के आपको मिलेंगे 30 दिन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई करिए, ठीक। अब देखो जनन, लैंगिक जनन में भिन्न लिंग वाले जीव, एक नर होगा एक मादा। नर जननांग से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक। इनके संलयन से तो दो भिन्न लिंग वाले जीवों से उत्पन्न नर और मादा जननांग के बीच जब संलयन होता है तो इस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। नर में नर जननांग होगा, मादा में मादा, नर जननांग से नर युग्मक बनेगा, मादा से मादा युग्मक बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक सारी बात, और इनके संलयन को ही हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हमको, ठीक, कोई दिक्कत डाउट की बात नहीं है।
अब उसके बाद आती है, मैं आगे पॉइंट समझ, सामान्यतः देखो जनन, लैंगिक जनन दोनों में, मैंने आपको बताया पादप में भी होगा बेटा और जंतु में भी होगा, दोनों में होता है। पादप में सामान्यतः, अधिकांशतः, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट का मतलब अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ द प्लांट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट बेटा कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ये प्रश्न इसी कारण से कभी नहीं बोर्ड में पूछा जाता। कहने का मतलब एक ही पादप में दोनों प्रकार के जनन, एक ही पादप में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग भी और मादा जननांग एक ही प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं, अभी अभी नहीं, मैं आगे अभी चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, अभी नहीं आगे एक, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक में ही यदि दोनों भाग पाए जाए, नर भाग और मादा, जैसे पुष्प, प्लांट का जो फूल होता है ना बेटा, जो फूल होता है इसमें दोनों भाग एक साथ पाए जाते हैं, नर भाग भी मादा भाग पुष्प में। तो इस कारण से इसे बोला जाता है द्विलिंगी। क्या बोला जाता है, द्विलिंगी, अधिकांशतः। लेकिन इस कारण से ये प्रश्न नहीं आता। अब प्रश्न कौन सा आता है, प्रश्न आपसे इसमें ये आता है अपवाद, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन आप लोग याद रखिएगा, अपवाद। प्रश्न ये पूछेगा कि भैया एक लिंगी पादप का उदाहरण बता दो, क्योंकि द्विलिंगी तो भर भर के जितने आप आसपास देख रहे हैं, तो एक लिंगी का उदाहरण बता दो। तो एक लिंगी पादप में आपका आता है बेटा पपीता, क्या आएगा बेटा, पपीता, पपीता, ठीक है ना। पपीता आता है, पपीता का प्लांट एक लिंगी होता है। यहाँ नर और मादा अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड का प्रश्न है, आपके कंपटीशन का प्रश्न, पपीता, ठीक है। उसके बाद खीरा, तरबूज या ककड़ी जिसे आप बोलते हो, तरबूज, इस तरह के हैं, आप याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आदि कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ऐसे प्लांट है जो क्या होते हैं बेटा, एक लिंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा गया, पपीता। एक डाउट क्लियर, अधिकांशतः सब द्विलिंगी है 99% संसार में, तो इसलिए वो कभी नहीं पूछे जाते। एक लिंगी से पूछा जाता है, एक लिंगी में पपीता और कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली में मतलब खीरा, ककड़ी, तरबूज वाली जो कुल है, कुल पढ़ते हो ना आप लोग, तो जो कुल है, इस कुल के सदस्य जो होते हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेटा जंतुओं में समझे, जंतुओं में अगर मैं बात करूं तो बेटा जंतु अधिकांशतः जो जंतु हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा, एक लिंगी होते हैं। मतलब यहां नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, नर मादा भिन्न भिन्न, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग। तो इसलिए कभी इनके प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्यों, अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं जंतु। भाई नर और, जैसे मानव में आप देख के पहचान सकते हो नर कौन है, मादा कौन है, अलग अलग आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग पहचान में। गाय, भैंस, जानवर, बकरी, भेड़, गधे, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी है, सामान्यतः आप देख के बता सकते हैं। नर, काकरोच में बेटा नर और मादा अलग अलग होती है, बिल्कुल आप पहचान सकते हैं। कैसे, आप कभी गौर करिएगा, जो काकरोच में जिसका साइज बड़ा होता है वो फीमेल होती है, जिसका साइज छोटा होता है वो मेल होता है, ठीक है ना। आप आराम से देख के पहचान सकते हैं, ठीक है ना। स्कैरिस में भी आप पहचान सकते हैं। स्कैरिस में आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, जो मेल होता है उसका आकार छोटा होता है, जो फीमेल होती है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो वहां पे आप स्कैरिस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप सामान्यतः जंतुओं को देख के पहचान सकते हैं, उनकी आकार से, संरचना से आप बता सकते हैं कि यहाँ नर मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी नहीं पूछा जाता। अब प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा वही अपवाद। अपवाद में मतलब कौन सा, द्विलिंगी जंतु, कि भैया द्विलिंगी जंतु का उदाहरण बता दी। अब ये पूछा जाएगा आपसे ज्यादा, ये आपके आंसर में है भी। तो द्विलिंगी जंतु में कौन आता है बेटा, केचुआ। और कौन आता है बेटा, जोंक को इंग्लिश बोलते हैं लीच, केचुआ को बोलते हैं अर्थवर्म, ठीक ना। जोंक, केचुआ हो गया, जोंक हो गया, और क्या हो गया। और बेटा इसमें जैसे आपका आता है बेटा टीनिया, आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ रखा है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्लैट वर्म जिसे आप बोलते हैं, चपटेक्रमी बोलते हैं, तो चपटेक्रमी में बेटा आता है आपका टेप वर्म,
टेप वर्म, ठीक है ना, टेप वर्म या टीनिया सोलेनम बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है ये जो पूछे। सबसे फेमस केचुआ और जोंक, टेप वर्म, तीनों मैंने आपको बता दिए, तीनों में से कोई भी अगर बोर्ड में आता है तो आप प्रिपेयर रहेंगे। तो ये बेसिक चीज हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इतनी कहानी, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट बनाना है बस, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर तीसरे पॉइंट में चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहला बात हो गई भैया पुष्पी पादप में हो गया कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। ये आवर्तबीजी पादपों की विशेषता है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अभी इसमें हम लोगों ने बात की थी, पुष्पी पादपों की विशेषता है और ये आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं, ठीक है। फिर जनन की बात होती है, सर जनन में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है जब भी किसी नर और मादा युग्मक के मध्य संलयन हो, और नर और मादा युग्मक के मध्य संलयन हो तो कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में आप जानते हैं भिन्न लिंग वाले जीवों के बीच में होते हैं, नर अलग होती है, सामान्यतः मादा अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पादप ज्यादातर द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी पादप बहुत कम होते हैं, जो होते हैं मैंने आपके सामने उदाहरण लिख दिया। जंतु अधिकांशतः आपका एक लिंगी होते हैं, कुछ ऐसे द्विलिंगी है जो मैंने लिख दिया, यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक डाउट जो आपको ज्यादातर बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं आपको भी यहाँ पर डिस्कस कर ले। इसका जैसे बच्चा कहता है सर केचुआ है, तो केचुआ में नर और मादा दोनों, मान लो ये अगला हिस्सा यहाँ पे मादा वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा नर का है। सर अगर एक ही केचुए में अगर दोनों हिस्से हैं तो सर आपस में जनन कर लेगा यहीं पे, ऐसा तो ऐसा नहीं कि बेटा यहीं से उल्टी मार के यहीं पे आपस अपने में ही जनन कर ले, ऐसा नहीं होता। केचुए में 2 जनन है, तो जैसे इधर नर है, इधर मान लो मादा है, समझना, जैसे ये मेल वाला हिस्सा है, ये फीमेल वाला, तो यहीं पे दूसरा केचुआ इसके उल्टा विपरीत में आएगा, तो यहाँ पे उसका क्या होगा? मेल, और यहाँ पे उसका क्या होगा बेटा? फीमेल, ठीक है ना। यहाँ ये फीमेल, तो यहाँ पे इसका मेल आएगा। तो आमने 2 केचुआ आमने सामने आते हैं तो दोनों के नर जन्नांग आपस में रिलेशन इस तरह होता है। मतलब एक ही केचु में दोनों जन्नांग होने का मतलब ये नहीं कि ये स्व कर लेगा, ठीक है ना। स्व मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वनिषेचन करना शुरू कर, अपनी पूंछ को घुमा करके अपने में निषेचन कर ले, ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। 2 केचुए की इसमें आवश्यकता पड़ेगी तभी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो तभी लैंगिक जनन कहलाएगा ना बेटा। अगर अपने से कर लेगा तो फिर तो अलैंगिक जनन हो जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन में कितने जनन की आवश्यकता? 1, और इसके पास तो दोनों थे, नर और मादा, तो इस कारण से ये कभी ऐसा नहीं करता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, प्लांट में भी लैंगिक जनन होगा, वहां 2 भले ही आपके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, लेकिन आप अपने ही सेक्स ऑर्गन से अपना परागण नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ? सही ना। तो ये चीज याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं फिर मुझे कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बहुत बेसिक से छोटा। तीसरा पॉइंट हमारा बेटा समझते हैं। तीसरा पॉइंट में बेटा पुष्पी पादप में जनन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? पुष्प की बात करेंगे। पुष्प की बात, पुष्पी पादप कौन होते हैं बता दें, पुष्प की बात करते हैं, क्योंकि पुष्प ही प्लांट में जो पुष्पी पादप होते हैं उनका जननांग होता है पुष्प। क्या होता है बेटा? जनना, पुष्प ही जननांग। क्यों? क्योंकि पुष्प में ही नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। तो जिस स्थान पर नर और मादा जननांग पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? जननांग बोलेंगे। तो यहाँ पे पुष्पी प्लांट पादपों में जननांग कौन होता है? पुष्प होता है बेटा। अब इसमें समझो, पुष्प की मैं बात करूं तो पुष्प में बेटा 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला इसमें प्रथम चक्र, इसे प्रथम चक्र क्यों बोलता हूं मैं वही भी समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है इसमें बेटा द्वितीय चक्र होता है, द्वितीय चक्र होता है। इसमें तृतीय चक्र होता है, तीसरा तृतीय चक्र होता है, चौथा इसमें होता है बेटा चतुर्थ चक्र। कौन सा होता है बेटा? चतुर्थ चक्र होता है। अब इसको समझिएगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, ठीक है। चक्र क्यों बोला गया ऐसा उसका? प्रथम चक्र में जो होता है बेटा, आप सिंपल इसमें लिखेंगे, प्रथम चक्र इसमें होता है आपका बाह्यदल पुंज। क्या होता है बेटा? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज होता है। इसका द्वितीय चक्र होता है इसमें बेटा दल पुंज होता है। क्या होता है? दल पुंज होता है, पुंज, ठीक है। तृतीय चक्र में क्या होता है बेटा? तृतीय चक्र में आपका क्या आएगा? बोलिए। तृतीय चक्र में आपका आता है पुमंग। कौन आता है भाई? पुमंग, पुमंग आता है, पुमंग। और चतुर्थ चक्र में कौन आता है आपका? जायांग। कौन आता है? जायांग। पर बाह्यदल, अब देखो आप सिंपल ऐसे, पुष्प के सामान्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प ही वह है भाग है पादप का जो नर और मादा जननांग को धारण करता है, इसलिए इन्हें पादप का जननांग कहा जाता है। पुष्प के सामान्यतः 4 भाग होते हैं, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र, चतुर्थ चक्र। प्रथम चक्र हेडिंग डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रथम चक्र का प्रथम चक्र
इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। प्रथम चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। इसकी इकाई बाह्यदल होती है। क्या होती है? बाह्यदल। बिल्कुल सिंपल, बाह्यदल होती है। शब्द नहीं, इसकी इकाई। अब जब वहां पे लिखेंगे तो बढ़िया कायदे से हेडिंग डालकर समझा के अच्छे से लिखेंगे। इसकी इकाई बाह्यदल होती है। यह हरे रंग के होते हैं और पुष्प की सुरक्षा करते हैं। हरे रंग के होते हैं और पुष्प की सुरक्षा करते हैं। यहाँ से अब बढ़िया से जब लिखेंगे तो आप बढ़िया से खूब क्या लिखें, पहले हेडिंग डालें पुष्प। जैसे पुष्प के बारे में नंबर में आगे 3 नंबर है, पुष्प का सचित्र वर्णन किए, तो पुष्प का चित्र बना लेंगे। बात करते हैं जैसे देखो, मैं एक पुष्प आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए लाइन, रूलर, ज्योमेट्री, पियानो, जूम, मल्टीपल स्नैप, टाइम, रीडो, जैसे मैं देखिए फिलहाल मेरे पास आज इमेज नहीं बेटा, मैं कल यहाँ पे आपके लिए इमेज अपलोड करके रखूंगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ फ्लावर, फ्लावर। जैसे देखें आप, जैसे देखें, समझें, बहुत, हाँ बहुत सही। देखो आप समझिए, जैसे मैं इस वाले पुष्प को लेता हूँ, समझिए। जैसे देखो इस वाले पुष्प में देख बेटा, ये वाली पत्तियां हैं ना बेटा, ये जो पत्तियां हैं, ये वाली ग्रीन कलर वाली जो दिख रही हैं आपको, दिख रही है ना, ये जो ग्रीन कलर वाली पत्तियां, ये पत्तियां कहलाती है बाह्यदल पुंज। क्या होती है? बाह्यदल पुंज। जब पुष्प खिला नहीं रहता है तो ये इन पंखुड़ियों के अंदर बंद रहता है, तो इसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बाह्यदल पुंज कहा जाता है। अब समझिएगा, अब मैं यहीं से एक्सप्लेन किए दे, इनको कहा जाता है दल पुंज। अगर मैं एक पत्ती को उखाड़ कर निकाल लूं, तोड़ कर निकाल लूं, तो इसे कहा जाएगा दल। क्या कहा जाएगा? सॉरी, बाह्यदल। सबको मिला दूं तो बाह्यदल पुंज, जुड़ गई आपस में, ठीक। हरे रंग की होती है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती। फिर दूसरा आप क्या डालेंगे? द्वितीय चक्र। द्वितीय चक्र में आप लिखेंगे पुष्प का द्वितीय चक्र होता है दल पुंज, इसकी इकाई होती है दल। इन पत्तियों को एक एक पंखुड़ी को मैं तोड़ लूं रेड कलर वाली, तो ये कहलाएंगे दल। क्या कहलाएंगे बेटा? दल। तो दल सभी को मिला दो तो दल पुंज। रंग बिरंगी होती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, परागण और निषेचन में सहायता करती। खत्म, पुष्प आएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा पॉइंट समझिएगा। अब तीसरा पॉइंट समझिए, जैसे मैं बैक कर रहा हूं, देखो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए आप, तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट में बेटा आपका आता है, कहां चला गया? हाँ देखिए, तीसरा पॉइंट में क्या आएगा आप समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैं ये लिया, देखिए आप, जैसे देखिए ये वाला, देखिए अब समझ में आ रहा है। ये रंग बिरंगी पत्तियां क्या है बेटा? आपकी दल पुंज। एक पत्ती को तोड़ लिया तो क्या हो गया बेटा? एक पत्ती को तोड़ लिया तो क्या हो गया? दल। तीसरा ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, जो ये वाला, देखो देखो ये, अरे भाई क्या हो गया, क्यों नहीं बड़ा हो रहा? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बड़ा, हाँ देखिए ये बड़ा हो गया। ये जो ये वाले किनारे वाले हैं, इनको कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है, इस वाले को पुमंग। तो एक पुमंग में बहुत सारे हैं, तो इसको कहा जाएगा पुमंग। एक को निकाल लिया जाए तो इसकी इकाई है, जिसे कहा जाता है हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे तृतीय चक्र, पुष्प का तृतीय चक्र होता है पुंकेसर। पुमंग, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, ये पॉइंट लिखना। फिर चौथा लिखेंगे पुष्प का चौथा चक्र ये वाला है बेटा, इनको बोलते हैं जायांग। एक जायांग को निकाल लिया जाए तो उसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो आप लिखेंगे, अब जायांग की इकाई स्त्री केसर, तो यहाँ मादा युग्मक का निर्माण होता है। खत्म। अब इतने बस लिखना। देखो इधर, पुष्प के 4 भाग होते हैं, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र। प्रथम चक्र में आ गया कौन सा? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज की इकाई बाह्यदल, हरे रंग के होते हैं, पुष्प की सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा लिखना है आपको तुरंत,
द्वितीय चक्र में दलपुंज आता है। दलपुंज रंग बिरंगे होते, देख रहे हैं बेटा, पीले रंग के पूरे दल, एक को निकाल लिया जाए तो कहलाएंगे दल, तो इसलिए इसकी इकाई दल होती है। ये रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। तीसरा भाग लिखेंगे बेटा पुमंग। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, इसके अंदर नरयुग्मक का निर्माण होता है। चौथा लिखेंगे जायांग। जायांग की इकाई स्त्री केसर, यहाँ पे हजारों में एक को निकाल लिया जाए, ठीक है ना, तो ये मादा युग्मक का निर्माण करती है। उसके बाद बस नीचे नोट डाल के लिख देना है। पुष्प में 4 भाग होते हैं, जो प्रथम और द्वितीय चक्र होता है, इसे बोलते हैं हम लोग सहायक चक्र। क्यों? क्योंकि निषेचन में सिर्फ सहायता करता है। कैसे? पुष्प की सुरक्षा कर रहा है और कीटों को आकर्षित कर रहा है, इसलिए इनको सहायक चक्र। तीसरा और चौथा चक्र मतलब पुमंग और जायांग निषेचन में भाग लेते हैं और इसके बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नए बीज का और फल का निर्माण होता है, इसलिए इनको बोलते हैं आवश्यक चक्र। ये लो पूरा एक हिस्सा आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न बनने वाले थे, जो मैंने बता दिया कि पुष्पी पादप कैसे होंगे, एक लिंगी कौन होते हैं, द्विलिंगी कौन होते हैं। द्विलिंगी जंतु बहुत पूछे जाते हैं, एक लिंगी पादप बहुत पूछे जाते हैं। तो मेन में सारी चीजें हो गई। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम लोग कल पे अगले लेक्चर पे बात करेंगे। पहला दिन था, थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगले दिन से मैं और शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को लाऊंगा तैयार करके, ठीक है। ये सारी चीज़, कोई दिक्कत यहाँ तक डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए, जैसा हो मुझे बताइए।